हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मतलब ज़्यादा मैं भर भर के नहीं लाई हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा पैकेट में बड़ा धमाका आप यूँ कह सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, तीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली समझा कर आप लोग को आंसर बताया जाएगा। जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है आप लोग को और बिना स्किप किए कंप्लीट लास्ट तक वीडियो को देखना है। हो सकता है कि जहाँ पर आप लोग वीडियो को स्किप करें, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोग बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, कम समय में हम लोग ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कराए जा रहे हैं। और यहाँ तक ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ऑफकोर्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और फटाफट आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए। प्रश्न है कि यह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन ए में है शहतूत, बी में है स्ट्रॉबेरी, सी में है शरीफा, यहाँ पर शरीफा रहेगा, ठीक है, शरीफा, और डी में है लीची। तो आप लोगों को संग्रहित फल का नाम बताना है। देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझिए, संग्रहित फल जो है ना वो आभासी फल होते हैं, ठीक है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला और पुष्पाशन यानी कि थैलेमस भाग लेते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। लेकिन इतना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप लोग इतना याद रखें कि संग्रहित फल जो है ना वो एक आभासी फल होते हैं, ठीक है ना, आभासी फल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कटहल हो गया, कटहल क्या है, एक संग्रहित फल है। उसी तरीके से अनारस हो गया, अनानस, ठीक है। उस तरह से बरगद हो गया, बरगद, गुलर, ठीक है, शहतूत, ये सभी संग्रहित फल है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही डायरेक्ट दिख जा रहा है शहतूत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शहतूत हो गया, कटहल हो गया, अनारस हो गया, बरगद हो गया, गुलर आप लोग देखे होंगे, अंजीर, यहाँ तक कि ये सभी संग्रहित फल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में, यानी कितनी किस्में हैं आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। प्राकृतिक रेशम, बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसका जो सही उत्तर, सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4। प्राकृतिक रेशम की 4 मुख्य किस्में होती हैं। कौन कौन सी, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। पहला है मलबरी, पहली किस्म मलबरी। दूसरा है ईरी, ठीक है, ये याद रखना है। प्राकृतिक रेशम की 4 किस्में, पहला मलबरी, दूसरा ईरी, तीसरा है तसर और चौथा लास्ट है मूंगा, ठीक है। तो ये चारों किस्म है। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ऑप्शन ए में है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, बी में है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, सी में है उसकी गति नहीं बदलती और डी में है उसका तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए कोई मीडियम 1 है और कोई मीडियम 2 है, ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2, और प्रकाश एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में इस तरह प्रवेश करती है। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि उसकी गति जो है ना वो बदल जाती है, ठीक है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके गति में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी कट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है उसकी गति नहीं बदलती। ऑफ कोर्स बदलती है, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो उसका तरंग दैर्ध्य भी बदलता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर बात की जाए आवृत्ति की, तो आवृत्ति में जो है ना परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यानी कि याद रखना है पॉइंट कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो उसकी गति में परिवर्तन आती है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आप लोगों को सेल्सियस में बताना है। ये तो फॉर्मूला से बनेगा, आप लोग को याद भी होगा। F-32 बता भी दे रही हूँ मैं, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से जो है ना सेल्सियस का मतलब ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं। ये फ़ारेनहाइट के जगह जो है ना 5 डिग्री यहाँ पर मान दे दिया गया है, भरेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। F बराबर 5 भरिए यहाँ पर, 5 - 32 यानी कि फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया गया है 5 डिग्री। ठीक है, तो 5 - 32/9 इज इक्वल टू C का मान तो निकालना ही है, C/5। ठीक है, अभी जो 5 है ऊपर जाकर मतलब ये जो 5 है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 को ही हम लोग ऊपर भेजते हैं, तो 5 - 32 × 5/9 इज इक्वल टू C। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वापस, 5 - 32 × 5/9 इज इक्वल टू C, क्योंकि ये जो 5 था ये जो बट्टा में था वही ऊपर चला गया है। ठीक है, तो 5 - 32 × 5/9 इज इक्वल टू C। अब 32 में से 5 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -27। ठीक है, और इंटू में ये जो 5 है ये 5 हो जाएगा, फिर 9 है इज इक्वल टू C, और इसको काट दीजिए 3 बार में, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो C इज इक्वल टू 5 × 3 कितना हो जाता है 5 या 15। ठीक है, -15, देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो -15। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है -15, मतलब सेल्सियस में मान कितना आएगा -15 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में -15 दिख रहा है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान हो जाएगा -15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि H बम इस पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन, बी में है नाभिकीय संलयन, सी में है परिग्रहण अभिक्रियाएं, और डी में है कृत्रिम तत्वांतरण। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम, जो कि यहाँ पर ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में किया था। एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और ये जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन बम जो है ना ये परमाणु बम के मुकाबले में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। कितना पावरफुल है, तो 1000 गुना पावरफुल है परमाणु बम के मुकाबले में, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम जो है ना नाभिकीय संलयन पर यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफिल, ऑप्शन ए में है जड़, बी में है पत्ता, सी में है तना, और डी में है बीज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पत्तियों में मेसोफिल जो होता है, पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि मेसोफिल कोशिकाएं जो है ना वो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मेसोफिल कोशिकाओं का काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण कराना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में मेसोफिल कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। कोई रोगी है, उसके शरीर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हुई है, इसको देखने के लिए जो है ना प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाशीय तंतु जिसे आप लोग जानते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ना ये आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या फिर छोटी दूरी या फिर लंबी दूरी तक ले जाकर जांचा जा सकता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हुई है ये प्रकाशीय तंतु के सहायता से हम लोग देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि CO2 के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, यहाँ पर मोल रहेगा, मूल नहीं मोल, ठीक है, 1 मोल में होते हैं। ऑप्शन ए में है 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, बी में है 18 यानी कि 18 × 10⁻23 CO2 अणु, और सी में है CO2 के 3 ग्राम परमाणु, और डी में है 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग 1 मोल निकालने के लिए भी आता है फॉर्मूला, तो उस हिसाब से अगर निकालेंगे ना तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये एक रंगीन तथा गंधहीन गैस है। रंगीन, ठीक है, रंगीन और साथ में गंधहीन गैस है, गंधहीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MH4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। ऑप्शन ए में है MCl, बी में है M2Cl2, सी में है MCl2 और डी में है MCl3। ये तो डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए MHPO4। अगर फॉस्फेट का सूत्र है और वो एक धातु है तो फिर उसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर विष्णु नहीं विषाणु रहेगा। ठीक है, विषाणु, ठीक है, विषाणु में होता है। ऑप्शन ए में है केवल DNA, बी में है केवल RNA, सी में है RNA और DNA दोनों, और डी में है या तो RNA या फिर DNA। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। विषाणु में जो है ना वो या तो RNA होता है या DNA होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, या तो RNA या फिर DNA। और इसकी खोज जो है ना रूस के वैज्ञानिक, रूस के साइंटिस्ट जिसका नाम था इवान विस्की, ठीक है ना, उसने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? तो रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने किया था। और ये जो विषाणु होते हैं ना, इनकी प्रकृति जो होती है ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह होती है। यानी कि इनकी प्रकृति सजीव, ये कभी कभी सजीव की तरह भी व्यवहार करते हैं और कभी कभी निर्जीव की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, और इसी वजह से विषाणु को जो है ना सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव की कड़ी किसको कहते हैं? याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। विषाणु शरीर के बाहर तो मृत समान होते हैं, यानी कि विषाणु जो होते हैं ना वो शरीर के बाहर मृत, ऐसा लगता है कि ये मर गए हैं, यानी कि मृत जैसा इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर जाते हैं ये अंदर जाकर जिंदा हो जाते हैं, वायरस सोचिए। यानी कि इसी वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। ये पॉइंट याद रखना है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC 10+2 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट किए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ये 10 मात्र क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगर समझ में आया, जो कुछ भी समझाया गया, वीडियो अच्छा लगा है तो देन वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,